गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो ये दो वस्तुओं में द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। अगर वस्तुओं का द्रव्यमान कम है तो यह बल नगण्य होता है, और अगर ज़्यादा है तो यह बल की जो मात्रा है वह अधिक हो जाती है। फिर ये चार मूल बलों में सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का सर्वाधिक नियम क्या है? प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जिसका परिमाण दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और F m1 m2 और F = g m1 m2 r² होता है। फिर गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या है? तो ये पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। चंद्रमा की गति से चंद्रमा की गति इसी पे डिपेंड करती है, और पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर इसी पे निर्भर करती है। फिर यह ज्वार भाटा उत्पन्न करता है और वातावरण को अपनी जगह पर बनाए रखने में मदद करता है। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं क्या है? प्रकृति में आकर्षक है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। प्रकृति में संरक्षी बल होता है, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। फिर चार मूल बलों में सबसे अधिक परास होता है और चार मूल बलों में सबसे कमजोर भी होता है। फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण खिंचाव बल को कहते हैं। मुक्त पतन अवस्था क्या है? कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है तो उसे कहते हैं। वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता और वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन, जिसे g से प्रदर्शित किया जाता है। g = 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण की गणना। तो पृथ्वी के कारण पिंड पर लगने वाला बल F = g me m/r², F = mg, दोनों को इक्वेट करने पे g आ जाता है g/r²। g की वैल्यू 9.8, g को देते हैं 6.673 इंटू 10⁻11, और me है 6 इंटू 10⁻24, और r है 6.4 इंटू 10⁻6। फिर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। तो ऊंचाई के कारण जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो g कम होता है, और गहराई के कारण जैसे जैसे हाइट कम होती है, ऊंचाई कम होती है, तो g की वैल्यू भी कम होती है, और यह पृथ्वी की सतह पर 0 होता है। तो g का ये डायग्राम बनाएंगे, पहले नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर एक जगह पे आके जैसे ऊपर बढ़ने लगते हैं तो कम हो जाने लगती है। फिर घूर्णन की गति के कारण क्या है? तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवीय त्वरण में मान बढ़ता है, और घूर्णन गति में वृद्धि के कारण ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह की गति कम हो जाती है, और घूर्णन गति अगर कम कर दी जाए तो ध्रुवों को छोड़ के सभी जगह की गति बढ़ जाएगी। फिर केपलर के नियम क्या है? तो केपलर का प्रथम नियम कहता है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। दूसरा नियम कहता है प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत है। जब सूर्य से दूर अगर कोई ग्रह है तो उसका वेग कम होगा, और जब वह सूर्य के पास है तो उसका वेग अधिक होगा। किसी ग्रह की परिक्रमण काल का वर्ग औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो t² = r⁻3। फिर a2 = a1। अब पलायन वेग क्या है? तो न्यूनतम वेग जिससे अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह पुनः पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी। पिंड की द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करता है, और पलायन वेग 11.2 किलोमीटर स्क्वायर सेकंड है। हाइड्रोजन अणु का वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। फिर उपग्रह का कक्षीय वेग क्या है? तो अपनी कक्षा में परिक्रमण के लिए आवश्यक वेग उपग्रह का कक्षीय वेग कहलाता है। अपकेंद्रीय होता है अगर केंद्र से दूर है, और अभिकेंद्रीय होता है अगर केंद्र की ओर है। तो F = g m r+h²। तो v² = g h प्लस में r। तो इसकी v आ गया, फिर g r प्लस में h, और फिर होल रूट है ये। तो फिर प्रेशर क्या है? तो वायुमंडलीय दाब। तो वायु में उपस्थित गैस, मूल के कण व जल वाष्प आदि के कारण हमारे शरीर पर लगने वाले दाब, और ये है 760 mm of Hg।
फिर उत्सेक बल या फिर उत्प्लावन बल क्या है? तो वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो दो बल कार्य करते हैं, एक नीचे खींचता है और दूसरा बल को उसे ऊपर धक्का देता है। ऊपर की ओर धक्का लगाने वाले बल को उत्क्षेप बल कहते हैं। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? वस्तु को जल में डुबोने से उसके भार में कमी महसूस होती है। कमी वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। W1 ग्रेटर है तो W2 से तो वस्तु डूब जाती है, W2 ग्रेटर है W1 से तो वस्तु तैरेगी। वस्तु का भार पे ये निर्भर करता है। फिर लेप्टोमीटर और हाइड्रोमीटर इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब अगला है ऊष्मा। ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है जो दो असमान वस्तुओं को पास लाने पर अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊर्जा स्थानांतरित करती है। एक कैलोरी होती है 4.2 जूल। कैलोरी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा है। प्लेटिनियम प्रतिरोधी तापमापी क्या है? जब ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और 200 से 1200 डिग्री के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान के डिजिटल थर्मामीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। फिर है पायरोमीटर। यह अत्यधिक ताप मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें विकिरणों का उत्सर्जन विकिरणों का उत्सर्जन का ये उपयोग करता है। टी आर इज लेस देन टी की पावर 4। आर है विकिरण और टी है तापमान। तारों के ताप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अपन देखेंगे तापमान के मापन हेतु थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य तापमापी पारा तापमापी भी कहते हैं, पारे का प्रयोग किया जाता है। पारा ऊष्मा पाकर प्रसारित होता है, चमकीला होता है, इसलिए इसका उपयोग तापमापी में किया जाता है। हिमांक बिंदु 39 डिग्री और कथनांक बिंदु 357 डिग्री होता है। फिर अल्कोहल तापमापी कम तापमान के मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। इसकी परास 114 डिग्री होती है। फिर गैस तापमापी अधिक तापमान के मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। 500 डिग्री तक के तापमान के लिए H2 गैस का और 1500 तक के लिए N2 गैस का उपयोग किया जाता है। फिर है प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी। तो ताप बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। फिर अगला होता है प्लेटिनियम प्रतिरोधी तापमापी। तो ये क्या होता है? ताप बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, सिद्धांत पे काम करता है। प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी का निर्माण किया जाता है। फिर इस तापमापी में 200 से 1200 तक के तापमान का मापन किया जाता है। डिजिटल थर्मामीटर प्रतिरोध तापमापी पर आधारित होते हैं। फिर पूर्ण विकिरण तापमापी पायरोमीटर अत्यधिक तापमान हेतु तापमापी का प्रयोग किया जाता है। विकिरणों का उत्सर्जन करता है। यह विकिरणों को उस पिंड के तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होती हैं। तो ये कोई भी पिंड गर्म होने पर विकिरणों का उत्सर्जन करता है। ये विकिरणें उस पिंड के तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होती हैं। R इक्वल्स टू टी की पावर 4। R विकिरण है, टी तापमान है। पायरोमीटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तारों का तापमान पायरोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। न्यूनतम तापमान 800 डिग्री का होता है। फिर अगला है कौन सा? ऊष्मीय प्रसार। तो सभी पदार्थ ऊष्मा पाकर प्रसारित होते हैं, आयतन में वृद्धि हो जाती है। ठोस ऊष्मा पाकर प्रसारित होते हैं, इसलिए रेल की पटरियों के मध्य जगह छोड़ी जाती है, तारों को ढीला बांधा जाता है। द्रव भी ऊष्मा पाकर प्रसारित होते हैं, लेकिन जल का व्यवहार विपरीत होता है। 0 से 4 डिग्री तक वह अलग व्यवहार करता है। 0 से 4 डिग्री तक घनत्व उसका बढ़ता है और आयतन में कमी होती है। 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, इसके बाद घटने लगता है। इसी व्यवहार के कारण झील की सतह पर सर्दियों में बर्फ लेकिन गहराई में बर्फ नहीं होती। फिर ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा किया जाता है। चालन से, चालन में जैसे अणु अपने स्थान का परित्याग किए बिना कंपन द्वारा ऊष्मा का संचरण करते हैं, जैसे ठोस पदार्थ में। फिर संवहन, अणु अपने स्थान का परित्याग करके ऊष्मा का स्थानांतरित करते हैं, जैसे द्रव और गैस में। फिर होती है विकिरण, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा किया जाता है। उदाहरण रेत के टीले का गर्म ठंडा होना। फिर चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। चालक, ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से, उदाहरण हीरा, धातु व मानव शरीर। फिर कुचालक, ऊष्मा का स्थानांतरण कम मात्रा में धीरे धीरे, उदाहरण लकड़ी और प्लास्टिक। फिर ऊष्मा रोधी, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, उदाहरण एस्बेस्टोस और एबोनाइट। फिर ऊष्मा का उत्सर्जन
निर्भर करता है ताप पे, क्षेत्रफल पर, प्रकृति पे। सभी पदार्थ विभिन्न ताप पर क्या करते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन। फिर काली व खुरदरी वस्तुएं अधिक ऊष्मा उत्सर्जन करती हैं। श्वेत व चिकनी वस्तुएं कम ऊष्मा उत्सर्जन करती हैं। इसलिए हम चाय के कप हल्के व उनके रंग हल्के होते हैं और उनको चिकना बनाते हैं। ठीक है। फिर ऊष्मा का अवशोषण। तो वस्तु पर ऊष्मा की विकिरणें गिरती हैं, तो कुछ भाग परिवर्तित होता है और कुछ भाग अवशोषित। अवशोषण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। काली व खुरदरी वस्तुएं अधिक अवशोषण करती है। फिर कृष्ण पिंड किसे कहते हैं, तो गिरने वाली समस्त विकिरणों को अवशोषण कर ले तो वह पदार्थ कृष्ण पिंड है, जैसे काजल। फिर किरचॉफ का नियम। किरचॉफ कहता है जो पदार्थ अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं, उदाहरण काली और खुरदरी। फिर न्यूटन का शीतलन का नियम। ऊष्मा क्षय की दर वस्तु के ताप तथा माध्यम के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। 80 से 70 डिग्री जल्दी ठंडी होगी, 60 से 50 डिग्री ज़्यादा समय लेगी। फिर है डी एच बाई डी टी, तो इसको लिखेंगे टी माइनस टी जीरो। फिर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो वस्तु के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा। इसको हम दिखाएंगे एस इक्वल्स टू क्यू बाय एम डेल्टा टी। मात्रा किसका होता है, कैलोरी पर ग्राम। फिर जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है और पारे की न्यूनतम होती है। फिर क्या है, ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता क्या है, धारिता क्या है कि एक वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, इसका मान होता है कुल द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। तो इसमें कुल द्रव्यमान आता है। फिर गुप्त ऊष्मा, निश्चित ताप पर 1 ग्राम मात्रा की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा L इक्वल्स टू क्यू बाय एम। आवश्यक ऊष्मा अपॉन में पदार्थ का द्रव्यमान। मात्रक होती है कैलोरी। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, 1 ग्राम ठोस को द्रव्य में बदलने हेतु इस पे एक निश्चित ताप पे। फिर बाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, एक निश्चित ताप पे 1 ग्राम द्रव को गैस में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा। फिर सी बैक प्रभाव क्या है, जब दो भिन्न धातुओं के सिरों को जोड़कर उनके सिरों को अलग अलग ताप पर रखा जाए तो परिपथ में विद्युत धारा बहने लगेगी। जैसे ए का टेम्परेचर है 20 और बी का है 11 डिग्री। फिर ध्वनि तरंगे व विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेश रहित होती हैं, संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्यात में गति कर सकती हैं, निर्वात में गति कर सकती हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वेग प्रकाश के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। गामा किरणें पहली आती हैं जिन्हें पॉल विलार्ड ने खोजा था, और तरंग दैर्ध्य इनकी 10 की पावर -14 से 10 की पावर -11 मीटर तक है। ऊर्जा वेदन क्षमता इनकी और आवृत्ति अधिक होती है। फिर रेडियो सक्रिय नाभिक के विघटन से, नाभिकीय अभिक्रिया से इनका क्या होता है, उत्सर्जन, या फिर वहां से ये निर्माण होती है। और उपयोग इनका कैंसर के इलाज में किया जाता है। फिर एक्सरे, एक्सरे जैसे इनको खोजा था रोंजन द्वारा, और तरंग दैर्ध्य इनका 10 की पावर -11 से 10 की पावर -8 एम होता है। और स्रोत होते हैं धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार से। उपयोग चिकित्सा में, कैंसर के उपचार में, तारों के मध्य गैसीय बादल का पता लगाने में। फिर है पैराबैंगनी किरणें। तो जॉन रीटर द्वारा तरंग दैर्ध्य 10 की पावर -8 से 10 की पावर -7 मीटर होता है। स्रोत होता है सूर्य के समान उच्च ताप निकायों से। फिर उपयोग इनका बैक्टीरिया को नष्ट करने में, जल शुद्धिकरण में, मशीनों की सफाई में, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में, और फ्लोरोसेंट ट्यूब में, गर्म तारों के अध्ययन में, और आंखों की सर्जरी में। फिर दृश्य तरंगे, न्यूटन द्वारा इनका खोज किया गया। तरंग दैर्ध्य होती है 9.9 इंटू 10 की पावर -7 से 7.8 10 की पावर -7। फिर स्रोत होता है बल्ब, दीपक आदि। उपयोग देखने में, लेजर निर्माण में। फिर है अवरक्त तरंगे। तो हर्शेल द्वारा खोज की गई तरंग दैर्ध्य 7.8 इंटू 10 की पावर -7 से 10 की पावर -3 मीटर। स्रोत वस्तु जिनका ताप 3000 केल्विन और उनसे विकिरणों के उत्सर्जन में। उपयोग फोटोग्राफी, डाटा हस्तांतरण, सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर, मौसम पूर्वानुमान, रेडिएटर और पृथ्वी को गर्म रखने में। फिर सूक्ष्म तरंगे,
हर्ट्स हर्ट्स के द्वारा हर्ट्स ने इनको खोजा और तरंग दैर्ध्य 10⁻³ से 1 मीटर। फिर स्रोत निर्वात ट्यूब, उपयोग टीवी, मोबाइल, वाईमैक्स, माइक्रोवेव, रडार, क्रिकेट बॉल की गति मापने। रेडियो तरंगे, यंग बाय टेलर द्वारा खोजी गई तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से 10⁴मीटर होता है। स्रोत चालक तार में आवेश द्वारा, उपयोग मोबाइल, एनएमआर, एमआरआई, टीवी, रेडियो में। फिर अगली आती है ध्वनि तरंगे। तो ये यांत्रिक तरंगे होती है, माध्यम की आवश्यकता इनको होती है। फिर ये तरंग अनुदैर्ध्य होती हैं, ये तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। फिर ठोस, द्रव, गैस में संचरित हो सकती हैं। आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं: अश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। अश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम मनुष्य को नहीं सुनाई दे सकती और कुत्ते, हाथी, खरगोश, चींटी को सुनाई देती हैं, भूकंप के दौरान उत्पन्न होती हैं। फिर हैं श्रव्य तरंगे जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच होती हैं, मनुष्य सुन सकते हैं। और फिर है पराश्रव्य, जिन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा से इनकी होती है और मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकते। कीट, चमगादड़, कुत्ते, डॉल्फिन इनको सुनते हैं। सर्वप्रथम इसको डोनाल्ड और ब्राउन ने उत्पन्न की थी। पराश्रव्य ध्वनि को क्रिस्टल क्वार्ट्ज और लेड जिरकोनेट में विद्युत धारा प्रवाहित करके उत्पन्न किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करी किसमें? क्रिस्टल में, और फिर उससे उत्पन्न हो गई। उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में, जहाजों में, सोनार तंत्र में, कोहरे में विमान को उतारने में, जीवाणु को नष्ट करने में, कुत्तों के प्रशिक्षण में, चमगादड़ द्वारा विचरण में, सफाई में, डॉल्फिन द्वारा शिकार में। फिर सोनार, सोनार कौन होता है? पॉल लैंगविन द्वारा परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है और इसकी खोज की थी पॉल लैंगविन ने। फिर ध्वनि की चाल व प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी एवं घनत्व का प्रभाव। तो ध्वनि की चाल पर इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था और घनत्व का प्रभाव। तो प्रत्यास्था बढ़ाने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो V ठोस में सबसे ज्यादा, फिर V द्रव में और फिर V गैस में। घनत्व बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल कम होती है, इसलिए कम घनत्व वाली नम वायु में ध्वनि की चाल अधिक और घनत्व वाली शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है। तो किसमें? कम घनत्व वाली नम वायु में ध्वनि की चाल अधिक, घनत्व वाली शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है, जैसे वर्षा ऋतु में दूर तक जाती है। फिर ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक तो है तापमान। ताप बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है, दाब कोई प्रभाव नहीं डालता और हवा घट सकती है, हवा के द्वारा यह बढ़ सकती है। जैसे समानांतर हो तो बढ़ जाएगी, विपरीत में अगर हवा चल रही है तो घट जाएगी। फिर ध्वनि की तीव्रता, तो जिससे धीमी या तेज होने की पहचान की जाए तीव्रता कहलाती है। और तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। आयाम एम्पलीट्यूड बढ़ने पर तीव्रता बढ़ती है। इसे डेसिबल में मापा जाता है। एकांक समय में एक एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण कब कहते हैं? जब 80 डेसिबल से अधिक हो। फिर ध्वनि का तारत्व, तारत्व जिससे पतली या भारी होने का पता चले। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है। फिर ध्वनि तरंगों का परावर्तन, तो किसी अन्य माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन हेतु सतह का आकार बड़ा होना चाहिए। फिर ध्वनि का अनुरणन, तो ध्वनि को बंद हॉल में उत्पन्न करने पर दीवारें, छतें व फर्श से बहुत परावर्तन के कारण ध्वनि हॉल में कुछ समय के बाहर जाती हैं तथा गूंज उत्पन्न करती हैं। सिनेमा घरों में बचने हेतु दीवारों पर मोटे मोटे पर्दे, फर्श पर कालीन और छत को खुरदरा रखा जाता है। फिर प्रतिध्वनि, परावर्तन के बाद सुनाई देने वाली ध्वनि। और आवश्यक शर्त है वास्तविक तथा परावर्तन ध्वनि के मध्य कम से कम 0.1 सेकंड का समय हो। श्रोता व परावर्तक समय के मध्य कम से कम 17 मीटर की दूरी हो और परावर्तक सतह बड़ी होनी चाहिए। फिर है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती हैं तब अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, और अगर ये सघन से विरल में जा रही हैं तो अभिलंब अभिलंब से दूर, और जब विरल से सघन में जा रही हैं तो ये अभिलंब की तरफ। अब अपवर्तन के कारण दिन के बजाय रात को दूर तक सुनाई देती हैं।
फिर है ध्वनि की व्यक्तीकरण। ध्वनि का व्यक्तीकरण, तो दो ध्वनि तरंगे किसी बिंदु पर मिलती हैं तब ध्वनि का ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। दो प्रकार की होती है, समपोषी और विनाशी। समपोषी व्यक्तीकरण समान आयाम एवं आवृत्ति की एक ही कला में किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो आयाम बढ़ जाता है, तीव्रता अधिकतम होती है। विनाशी व्यक्तीकरण जो समान आयाम एवं आवृत्ति की विपरीत कला में एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो आयाम घट जाता है, तीव्रता न्यूनतम होती है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि के स्रोत व श्रोता के मध्य सापेक्ष गति होती है जब आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो आवृत्ति कम हो जाती है और अगर दूरी कम होती है तो आवृत्ति बढ़ती है। उदाहरण विमान की गति का निर्धारण में तारे से प्राप्त प्रकाश का विस्थापन यदि बैंगनी रंग की ओर तो वह पृथ्वी की ओर गति कर रहा है। फिर ध्वनि का विवर्तन गुण जिसके कारण वह अवरोध सतह के किनारे से मुड़कर विभिन्न दिशाओं में गमन करती है। तो ध्वनि का विवर्तन क्या है? वह गुण जिसके कारण ध्वनि तरंग अवरोध सतह के किनारे से मुड़कर विभिन्न दिशाओं में गमन करती है। फिर मैक संख्या क्या है? वस्तु की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से कम है तो सबसोनिक, 5 से 1 के बीच में तो सुपरसोनिक और 5 से ज़्यादा तो हाइपरसोनिक। फिर स्थिर एवं धारा वैद्युतिकी, तो विद्युत धारा आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा के विपरीत होती है और इसका मापन अमीटर में और मात्रक एम्पेयर। फिर डीसी और एसी करंट में डिफरेंस, तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सदैव समान होती है। तो डीसी में कोई अगर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सदैव समान है, परंतु एसी में विद्युत धारा की दिशा एकांतर रूप से बदलती है। फिर डीसी की खोज करी थी एडिसन ने और एसी की खोज करी थी टेस्ला ने। डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है और एसी को डीसी में बदलने हेतु रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसका मात्रक होता है वोल्ट। फिर है विभवांतर, तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। फिर विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह हेतु आवश्यक बल आपूर्ति बैटरी द्वारा पूरी की जाती है। फिर प्रतिरोध क्या है? यानी रेजिस्टेंस विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाले विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। प्रवाह के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणुओं तथा अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं जिसके कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। मात्रक है ओम। R इज टू रो एल बाय ए। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाली कारक प्रतिरोधकता रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लंबाई एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और तापमान टी, ताप जैसे बढ़ता है प्रतिरोध बढ़ता है। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्षेत्रफल A is inversely proportional to R। फिर ओम का नियम किसी प्रतिरोध या चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाही धारा के समानुपाती होता है। तो विभवांतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू धारा। V is equals to IR। फिर प्रतिरोधी का संयोजन तो दो प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम जिसमें संयोजन जिसमें प्रतिरोध एक के बाद एक व्यवस्थित क्रम में हो, सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो। घरों में विद्युत फ्यूज श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और संयोजन में परिमाणी प्रतिरोध सभी के योग के बराबर होता है। R इक्वलेंट इज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर समानांतर क्रम तो सभी प्रतिरोध के सिरे एक बिंदु से जुड़े होते हैं, सभी सिरों पर विभव का मान बराबर होता है। घरों के सभी उपकरण समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। परिमाणी प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। R इक्वलेंट इज टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। फिर स्थिर एवं धारा वैद्युतिकी तो धारा पदार्थ की सतह पर स्थिर रहता है। स्थिर और एवं धारा विद्युतिकी तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो आवेश जिसमें पदार्थ की सतह पर स्थिर रहता है उसे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। दो स्थिर वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर स्थिर विद्युतिकी उत्पन्न होती है। दो वस्तुओं के मध्य विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है। जैसे हेयर एटम
धनावेश होता है और बैलून एटम ऋणावेश होता है। कूलाम का नियम, जब दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिमाण कणों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर स्थिर विद्युतिकी एवं धारा विद्युतिकी में अंतर। तो परिभाषा, आवेश पदार्थ सतह पर स्थित, पर इसमें आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर से धारा प्रवाहित होती है। फिर कारण, ऋणावेश एक पदार्थ से दूसरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं और इसमें आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर पदार्थ क्या होता है, चालक व अचालक में उत्पन्न हो सकती है और धारा विद्युतिकी केवल चालक में उत्पन्न होती है। फिर स्थिर विद्युतिकी में चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित नहीं होता, पर धारा विद्युतिकी में चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता है। फिर अगला है समयावधि, तो कम समय तक रहता है कौन सा, स्थिर, और विद्युत वाला अस्तित्व लंबे समय तक। फिर मापन तंत्र गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से और धारा का किया जाता है अमीटर से। फिर उदाहरण है आकाश में बिजली और गुब्बारों को बाल से रगड़ने पे, और फिर उसका उदाहरण है घर में उपकरण। फिर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में तो नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, किसी परमाणु के नाभिक में उसके विखंडन द्वारा या फिर किसी परमाणु के नाभिक में किसी अन्य परमाणु के नाभिक के साथ संलयन द्वारा। अब परिवर्तन आए तो उसको क्या कहते हैं, ये। फिर नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें बड़े भारी नाभिक टूट कर छोटे हल्के नाभिक में विभक्त, साथ में बड़ी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जैसे इसका फॉर्मूला है N+Cl, तो 92 30 235 गिव्स 56 Ba141 प्लस जो भी है इसको देख लेना। फिर विखंडनीय पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें विखंडन की प्रक्रिया आसानी से शुरू हो जाती है और धीमी गति के न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण यूरेनियम 233 235 और प्लूटोनियम 239 और 241। फिर होते हैं संवर्धनीय पदार्थ, तो विखंडन की प्रक्रिया आसानी से शुरू नहीं होती, उच्च गति के न्यूट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 240 और थोरियम 232। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, विखंडन की प्रक्रिया के अंत में मुक्त न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं जो पुनः विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। इसे उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। फिर एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसमें मुक्त न्यूट्रॉनों को नियंत्रित किया जाता है और प्रयोग इसका विद्युत उत्पादन में किया जाता है, और अगर यह अभिक्रिया अनियंत्रित है तो प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है। फिर है नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें छोटे हल्के नाभिक संयोजित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करें, उच्च ताप पर संपन्न हो, जैसे 10⁶। तारों की ऊर्जा का स्रोत यही होते हैं नाभिकीय संलयन। फिर नियंत्रण करना संभव नहीं और इसका प्रयोग हाइड्रोजन बम में किया जाता है। 2H1 प्लस में 3H1 गिव्स 4He2 प्लस में 1N0 प्लस एनर्जी। फिर नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर, तो भारी तत्वों के नाभिकों में होती है और ये हल्के तत्वों के नाभिकों में। फिर भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विभक्त होते हैं और यहाँ पे दो हल्के नाभिक परस्पर संयोजित होकर बड़े नाभिक में सामान्य ताप पर होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन उच्च ताप पर, कितना, 10⁶ डिग्री तक, और नियंत्रित की जा सकती है। नाभिकीय विखंडन पर नाभिकीय संलयन नियंत्रित वर्तमान में तो नहीं की जा सकती। फिर नाभिकीय विखंडन परमाणु बम व नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग। फिर नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम में व तारों में। अब अगला आता है चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व, तो लोहे, निकल और कोबाल्ट की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला पदार्थ चुंबक, चुंबकत्व गुण चुंबकत्व कहलाता है। अगला है चुंबकत्व और वैद्युत चुंबकत्व, तो लोहे, निकल और कोबाल्ट की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ चुंबक का गुण चुंबकत्व कहलाता है। फिर प्राकृतिक चुंबक होते हैं जैसे मैग्नेटाइट, कृत्रिम चुंबक होता है छड़ चुंबक या फिर नाल चुंबक। फिर स्थायी चुंबक होते हैं जिनमें चुंबकत्व गुण स्थायी होता है और लंबे समय तक होते हैं, जैसे छड़ चुंबक और नाल चुंबक। फिर अस्थायी चुंबक जो गुण स्थायी नहीं होते जब तक धारा प्रवाहित होती है,
तब तक वे चुंबक की तरह कार्य करते हैं, इसको कहते हैं वैद्युत चुंबक। फिर चुंबक के गुण। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों के पास चुंबकत्व अधिक व मध्य भाग में कम होता है। तो चुंबकत्व को तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़ा एक नया चुंबक के रूप में कार्य करता है। फिर शक्तिशाली चुंबक के समीप लाने पर लोहे का टुकड़ा चुंबक की भांति कार्य करता है। चुंबक पदार्थों के प्रकार। अनुचुंबकीय चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होते। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। उदाहरण प्लेटिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। फिर होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जो चुंबक धारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। उदाहरण हीरा, चांदी और हीरा ही है। फिर लोह चुंबकीय पदार्थ, जो तो चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। बाह्य चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा की में प्रबल रूप से आकर सॉरी वापस चुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। फिर चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक वक्र है, जो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिशा को निरूपित करती है। उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त। फिर चुंबक के भीतर दिशा दक्षिण से उत्तर रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है और ध्रुवों के पास रेखाएं पास पास, वहीं चुंबक क्षेत्र शक्तिशाली होता है, एक बंद लूप का निर्माण करती हैं। फिर चुंबकशीलता गुण, जिसके कारण पदार्थ के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ घट जाती है। U इक्वल्स टू बी बाय एच, पदार्थ में रेखाएं और हवा में रेखाएं। फिर वैद्युत चुंबकत्व, तो सर्वप्रथम व्याख्या ऑस्टेड ने की प्रक्रिया चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। विद्युत चुंबकत्व एक परिनालिका कुंडली होती है, एक अस्थायी चुंबक है। फिर वैद्युत चुंबक की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। परिनालिका में घेरों की संख्या जितनी ज्यादा अधिक उतनी अधिक चुंबकत्व। फिर क्रोड पदार्थ की प्रकृति, क्रोड नरम है लोहे का तो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता अधिक, क्रोड नरम लोहे का है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक। फिर धारा का परिमाण जितना अधिक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ही अधिक। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, तो ये होती है फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि ईएमआई, सर्वप्रथम फैराडे द्वारा इसको बताया गया और कुंडली या परिपथ में होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तब बंद कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है, तो प्रथम नियम, जब कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न, जिसके कारण विद्युत धारा बहने लगती है और यह धारा तब तक बहती है जब तक संख्या में परिवर्तन होता रहता है। फिर द्वितीय नियम, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। फिर लेंज का नियम, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल ऐसी दिशा में उत्पन्न होते हैं जिससे वह स्वयं को उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध कर सके, तो E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फिर अगला है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, तो कुछ निश्चित परमाणु नाभिकों को जब एक उचित स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उनके द्वारा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का चयनित अवशोषण एनएमआर कहलाता है। 1946 में ब्लोच व परसेल ने सर्वप्रथम इसका परीक्षण किया। इस तकनीक में एनएमआर सक्रिय नाभिकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे 1H1, 14N7 और 13C16। फिर सिद्धांत, नाभिक जिसमें एक जोड़ा रहित प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है, नाभिकीय चुंबक कहलाता है। बलशाली चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर जब नाभिक
नाभिकीय चुंबक की प्राकृतिक आवृत्ति उसे टकराने वाली रेडियो तरंगों के बराबर हो जाती है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। यही स्थिति अनुनाद कहलाती है। फिर इसका डायग्राम अपन बनाएंगे। ऐसे सैंपल होता है, फिर एक चुंबक होता है, फिर चुंबकीय नियंत्रक होता है नीचे, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकलता है, उसको प्रिंटर पे आ जाता है, और यहाँ पे होता है एक सहसूचक, ठीक है, और आरएफ ट्रांसमीटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। फिर उपकरण चुंबक, चुंबकीय नियंत्रक, आरएफ ट्रांसमीटर और सहसूचक, और फिर प्रिंटर। अनुप्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में एमआरआई के रूप में, किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना का अध्ययन करने में, खाद्य सामग्री में पानी वसा का अनुपात जानने में, औषधियों के परीक्षण में व जांच में। फिर एनएमआर सक्रिय तत्व क्या है? तो परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान में कोई एक विषम संख्या या दोनों विषम होते हैं। नाभिकीय प्रचक्रण का गुण पाया जाता है 1H1 या 7N14। फिर एनएमआर असक्रिय तत्व, इनका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान दोनों ही सम संख्या में होते हैं। नाभिकीय प्रचक्रण का गुण नहीं पाया जाता। 8O16, 16O8, 12C16 या 16C12 जो भी है। फिर चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब, तो चिकित्सा क्षेत्र में रेडियोलॉजी की आधुनिक तकनीक है। शरीर की आंतरिक संरचना तथा शारीरिक क्रियाओं के चित्र हेतु प्रयोग किया जाता है। एनएमआर तकनीक का चिकित्सीय अनुप्रयोग है। फिर चुंबकीय तथा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, परंपरागत आयनीकृत विकिरणों का प्रयोग नहीं। कोमल ऊतकों अंगों का चित्र यह अन्य स्कैनों से अधिक अच्छा बनाता है। फिर क्रियाविधि क्या है? मशीनों के मध्य खाली जगह मरीज को लेटाया जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करने के लिए अतिचालक चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसके दोनों ओर हीलियम भरकर ठंडा रखा जाता है। हीलियम की दोनों परतों को दूसरी ओर से तापरोधी परत से ढका जाता है। हीलियम के अंदर की तरफ चुंबकीय ग्रेडियंट की परत होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र को स्कैन की जाने वाली क्षेत्र विशेष पर केंद्रित करने का कार्य करती है। फिर है, यह एनएमआर के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक एनएमआर सक्रिय तत्व की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन सबसे अच्छा एनएमआर सक्रिय तत्व है, क्योंकि मानव शरीर में बहुतायत में मिलता है। शरीर में जल अणु तथा वसा में मौजूद हाइड्रोजन चुंबक से आकर्षित होते हैं, परंतु जहाँ समस्या होती है वहाँ कम ऊर्जा के साथ हाइड्रोजन आकर्षित होती है। लाभ क्या है इसके? आयनीकरण विकिरण का प्रयोग नहीं। फिर दर्द रहित प्रक्रिया है, जिसमें अनस्थेटिक की आवश्यकता नहीं। शरीर में ग्रे व व्हाइट मैटर की जांच की जाती है और पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिर हानि अत्यधिक महंगी है। दांत, हड्डी जिनमें पानी नहीं, उनकी जांच में सहायक नहीं। व्यक्ति जिसके शरीर में धातु का उपकरण प्रत्यारोपित, उसका स्कैन नहीं कर सकता, और गर्भवती की भ्रूण पर असर पड़ सकता है। और ये इसका डायग्राम है, जिसमें चुंबकीय ग्रेडियंट है, अति चालक है, फिर अंदर ही अंदर आरएफ ट्रांसमीटर है, फिर एक हीलियम भी है, और ताप प्रतिरोधी भी है। फिर एनएमआर और एमआरआई में डिफरेंस, तो रेडियो आवृत्ति का उपयोग किया जाता है एनएमआर में। रेडियो आवृत्ति का उपयोग सूचना एकत्रित करने में, और यहाँ पे रेडियो तरंगों की तीव्रता का उपयोग सूचना एकत्रित करने में। फिर पदार्थ की रासायनिक संरचना का पता लगाता है एनएमआर, और एमआरआई का उद्देश्य शरीर का विस्तृत प्रतिबिंब बनाना है।